हे वेल लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुकी है आप लोगों के लिए सोल टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आहान जो कि श्रीजल को हिम्मत देते हुए तृप्ति की मौत उसके हाथों ही करवाते हैं, और जैसे ही श्रीजल ने उसे शूट किया था, श्रीजल के हाथों से तुरंत ही बंदूक नीचे गिर जाता है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ट्रिगर दबा पाए, और ना ही उसके अंदर इतनी ताकत थी जिसकी वजह से आहान ने ही उसकी मदद की थी। और निशाना इतना ज़्यादा पक्का था कि वो डायरेक्टली तृप्ति के सिर के पास जा कर के लगता है। श्रीजल तुरंत ही घूम करके आहान के सीने से जा करके लग जाती है और वो ज़ोर से रोने लगती है। आहान जो कि उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई वाइफ, अब जाकर बनी हो तुम मेरी बीवी श्रीजल खुराना। वहीं तब तक यशवीर और उनके कुछ बॉडीगार्ड्स जो कि स्टीफन को पकड़ करके अंदर ले आ रहे थे, वो काफ़ी ज़बरदस्ती करते हुए उसे घसीटते हुए लेकर आ रहे थे, क्योंकि स्टीफन को पता था कि आहान खुराना के पास जाने का मतलब है कि वो अब पूरी तरह से मरेगा। आहान जो कि श्रीजल की तरफ देखते हैं। श्रीजल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और आहान नहीं चाहते थे कि अब श्रीजल के साथ और ज़्यादा उसे परेशान किया जाए। श्रीजल को वो ज़ोर से गले लगा करके अपनी बाहों में चिपकाते हुए कहते हैं, बाकी के लोगों को मुझे हैंडल करने दो, तुमने आज एक बहुत ही बड़ा काम किया है। अब मैं तुम्हें और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, जाकर के आराम से गाड़ी में बैठो। और वह यशवीर को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, इसे लेकर जाओ। लेकिन श्रीजल उनके कॉलर को अभी भी पकड़े हुए थी और अपने सिर को उनके सीने में छुपाई हुई थी। हाँ जैसे कहते हैं, श्रीजल जाओ। श्रीजल जो कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे डर लगेगा। आहान जो कि उसकी बात को सुनकर उसके सिर को सहलाते हुए कहते हैं, यहाँ पर तो तुम्हें ऑर्डर लगेगा, जब मैं बाकी लोगों को मारूंगा और उनकी चीखें तुम सुनोगी तो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम और ज़्यादा परेशान हो, जाओ। और ये बोल कर वो यशवीर की तरफ देखते हैं और उसे कुछ इशारा कर देते हैं। यशवीर जो श्रीजल से कहता है, चलिए मैम हमारे साथ। श्रीजल जो आहान को एक बार देखती है और फिर धीरे से उनसे अलग होती है। वो आसपास के नज़ारे को देख करके फिर से एकदम से घबराने लगती है। यशवीर जो श्रीजल से कहता है, आप आइए, आप उधर में देखिए मैम। श्रीजल जो अपने एक हाथ से लगातार दूसरे हाथों को रब करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। वो काफ़ी गहरी गहरी सांस ले रही थी। वहीं यशवीर उसे गाड़ी के अंदर बिठाता है और गाड़ी की सारी लाइट्स को ऑन कर देता है। श्रीजल जो लगातार घबरा रही थी जिसकी वजह से यशवीर जो कि गाड़ी में रखे चॉकलेट्स को निकाल कर श्रीजल की तरफ करते हुए कहता है, ये लीजिए आपके लिए। श्रीजल पहले इस चॉकलेट को देखती है और वो पहले तो मना कर देती है। वो बस इस वक्त आहान का वेट कर रही थी कि कब आहान उसके सामने आएंगे और वो फिर से आहान की बाहों में जाकर चिपक जाए। इस वक्त सिर्फ आहान ही थे जो उसको रिलैक्स महसूस करा सकते थे। वहीं यशवीर जो कहता है, मैम इसे आप एक बार टेस्ट तो करिए, आपको अच्छा महसूस होगा। श्रीजल के हाथों अभी अभी एक लड़की की मौत हुई थी जिससे उसने पहले भी बातें की थी। अब इस हालत में उसके बाद अब ये सब करने के बाद श्रीजल को चॉकलेट खाने का मन कैसे कर सकता था। लेकिन यशवीर था जो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं अंदर का माहौल तो अब गर्म होने वाला था। अभी तक तो श्रीजल के होने की वजह से आहान अपने पूरे सॉफ्ट एरा में थे, लेकिन अब तो स्टीफन आ चुका था और स्टीफन ही था इन सारे मेन काम का जड़। और वो 10 के 10 बॉडीगार्ड जो कि स्टीफन के ही भेजे हुए थे। आहान जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और हाथ में रिवॉल्वर लेते हैं जिसे अभी थोड़ी देर पहले श्रीजल ने तृप्ति को शूट किया था। और उस रिवॉल्वर को लेकर इस वक्त वो स्टीफन के ठीक सामने बैठ जाते हैं। स्टीफन को ज़बरदस्ती इस वक्त उनके बॉडीगार्ड्स ने ज़ोर से कुर्सी पर पकड़ के बांध दिया था ताकि वो हिल भी ना पाए अपनी जगह से। स्टीफन वैसे तो फॉरेनर था, लेकिन वो इंडिया में काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहा था, जिसकी वजह से टूटी फूटी हिंदी उसको भी आती थी। स्टीफन जैसे ही अपने बगल में तृप्ति को मरा हुआ पाता है, वो हान से कहता है, हाउ यू कुड किल हर। आहान जो एक बार तृप्ति की तरफ देखते हैं और एक बार स्टीफन की तरफ और अपनी एक भौं में चढ़ाकर कहते हैं, वाज शी योर गर्लफ्रेंड? तो अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना चाहिए था ना। अब किसी शेर के मुंह में अपनी गर्लफ्रेंड को डालोगे तो ऑब्वियसली वो बचेगी थोड़ी ना। तुमने खुद अपनी गलती करके उसको मरवाया है। स्टीफन जो कहता है, नो शी वॉज नॉट द कल्प्रिट। उसने सिर्फ वही किया जो मैंने उसे कहा था करने को, लेकिन तुम नहीं बचोगे। ये मत समझना कि मैं तुमसे डर गया हूँ। आहान जिसकी बात को सुनकर कहते हैं, डरे थोड़ी ना हो तुम्हारे माथे पर तो ये पसीनों की बूंदें ऐसे ही टपक रही हैं। वैसे इतनी गर्मी का तो मौसम भी नहीं है जितना तुम्हें पसीने हो रहे हैं। और फिर वो नीचे झुक करके उसके पैंट की तरफ देखते हुए कहते हैं, बस अब पैंट गीली होने की देरी है। और फिर वो एकदम झटके से खड़े होते हैं और अपने एक हाथ को स्टीफन के मुंह पर जोर से पकड़ते हुए कहते हैं,
अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो भीख में मुझसे मांग लेता ना। कितना कमा लिया तूने? $47 मिलियन। और उसके चक्कर में अपनी जान को गंवाने आकर के मेरे सामने बैठ गया। स्टीफन जो कहता है, मैं सामने नहीं आया, तू मेरे को इधर लाया है, ज़बरदस्ती लाया मेरे को। आहान जो उसकी बात पर हंसते हुए कहते हैं, तो क्या करता मैं, अब दुबई आकर के मारना, इतना मेहनत थोड़ी ना करता मैं। स्टीफन जो कहता है, मैं कंपनी में अब टॉप पर हूँ, मेरी कंपनी इज़ ऑन द टॉप एंड योर्स इज़ ऑन सेकेंड। इस बात पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे मारने के लिए इधर बुलाया है। आहान उसके गाल को हिलाते हुए कहते हैं, ओ मेरे बच्चू लाल, तुझे क्या लगता है तेरी कंपनी की इतनी औकात है कि वो मेरे सामने टिक पाएगी ज़्यादा दिन तक? त्रिनेत्र डायनामिक्स और रोबोटिक वर्ल्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। त्रिनेत्र डायनामिक्स रोबोट नहीं बनाता है, वो इंसानों को समझने वाली ऐसी मशीन बनाता है जो खुद मेरी बीवी को तेरे जैसे घटिया गुंडों से बचाया। तेरे रोबोट सिर्फ रोबोट्स हैं जो कि कमांड पर काम करते हैं। मेरा रोबोट आधा रोबोट और आधा इंसान है। वो इंसानों के फीलिंग्स को प्रायोरिटी देता है, उनकी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देता है। और मेरे रोबोट्स कभी भी बेवजह किसी को हर्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो किसी को हर्ट करने पर आ गए ना, तो उनसे ज़्यादा डेंजरस तुझे कोई नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी की प्रोग्रामिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। $57 मिलियन में मैं चाहता तो अपने रोबोट को बेच सकता था, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग तूने डिस्ट्रैक्ट करवाया, मेरी बीवी के साथ गलत करवा के। खैर एक बात बता, अगर तुझे फर्स्ट नंबर पे भी आना था तो तू मुझसे गिड़गिड़ा करके, मुझसे रिक्वेस्ट करके तू फर्स्ट नंबर पर आ सकता था। मैं बहुत ही दयावान इंसान हूँ। अगर तू भीख मांगता तो शायद मैं तुझ पर थोड़ा बहुत दया कर देता, मगर तूने इन सब के बीच मेरी वाइफ को ले आया और अब तेरा क्या हश्र होगा तू सोच नहीं सकता। और फिर वो बाकी के 10 गुंडों को जो कि इस वक्त पीछे बंधे हुए थे, वो भी पूरी तरह से लस्त-पस्त हालत में उन्हें देखते हुए कहते हैं, पहले तो मैं इन सबको ख़त्म करूँगा और उसके बाद तेरे परिवार वालों को। स्टीफन तुरंत अपने सर को नाम हिलाते कहता है, नो देयर इज़ माई डॉटर, शी इज़ माई लाइफ, डोंट किल हर, इफ़ यू वांट यू कैन किल मी। आहान से कहते हैं, आई वोंट किल यू। तूने मेरे परिवार पर हाथ डाला है, मेरी जान पर हाथ डाला है, तो तेरी भी जान अब जाएगी। तू नहीं मरेगा, तेरे परिवार वाले मरेंगे। स्टीफन जो कहता है, नो प्लीज़ नो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, तुम जो कहेगा मैं करेगा, मेरे घर वालों को कुछ नहीं करने का। हाँ जैसे कहते हैं, तो ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी जब तू मेरी मासूम बीवी के साथ गलत करवा रहा था। तो सोच भी कैसे लिया कि अगर मैं अपनी बीवी से दूर हूँ तो उससे तो हर्ट कर सकता है, और उसके बाद तेरा क्या होगा? तूने रिजल्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं ना। स्टीफन जो कहता है, मेरे को नहीं पता था कि तुमको पता चल जाएगा कि ये सब करने के पीछे मेरा हाथ था। आहान जो उसकी गाल को ज़ोर से पकड़ते हैं और उसे ज़बरदस्ती सामने के टेबल पर रख करके मारते हुए कहते हैं, नहीं पता था तुझे? और फिर वो अपने हाथ की गन को उल्टा करते हैं और उस गन से उसके सर पर ज़ोर से मारते हुए कहते हैं, तो अब समझ ले, सबसे पहले तेरी पूरी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम होगी। स्टीफन तुरंत ही अपने सर को हाँ मिलाते कहता है, हाँ तुम रख लो, तुम्हें जो भी प्रॉपर्टीज़ रखनी है तुम रख लो, मेरे घर वालों का कुछ नहीं करना। आनंद कहते हैं, अब समझ में आ रहा है, परिवार के बारे में जब बात आती है तो घर के मर्द को कितनी तकलीफ़ होती है। श्रेजल से प्यार करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्यार, और तुझे उससे हर्ट नहीं करना चाहिए था स्टीफन। मैं हर चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी श्रेजल या मेरे परिवार वालों को कुछ भी हुआ तो उसके बाद तो नो चांस। वो तुरंत ही एक बॉडीगार्ड को इशारा करते हैं जो कि इस वक्त अपने हाथ में फाइल लिया हुआ था। वो रोबोटिक वर्ल्ड के ही सारे प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट थे। आहान जो उस फाइल को स्टीफन के सामने फेंकते हुए कहते हैं, साइन कर इस पर। उसके राइट हैंड को खोल दिया जाता है और उसके हाथ में एक पेन दे दिया जाता है। स्टीफन बिना सोचे समझे अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने पूरे रोबोटिक वर्ल्ड को इस वक्त आहान खुराना के नाम कर रहा था। वो तुरंत ही पूरे पेपर्स पर साइन करते हुए कहता है, ये रख लो, पर मेरे परिवार वालों को छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। आहान जैसे कहते हैं, तुझे छोड़ दूँ? नहीं, तुझे तो मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला, लेकिन उससे पहले आखिरी बार अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिल ले। उसकी एक छोटी सी डॉटर थी जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। वहीं सामने के टैबलेट पर इस वक्त स्टीफन को उसकी बीवी और उसके बच्चे से मिलाया जाता है। इस वक्त आहान के ही बॉडीगार्ड्स के घेरे में थे।
वो बच्ची लगातार रोए जा रही थी और उसकी मॉम उसको चुप कराते हुए कहती है, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, योर डैड विल कम सून। लेकिन वो लड़की जो कि अपनी मॉम को हक करते हुए कहती है, मम्मा, माय दादा, दादा प्लीज कम, आई डोंट वांट टू डाई। स्टीफन जो कि ये देख करके रोते हुए कहता है, नो प्लीज नो, शी इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटी है, उसको मत मारो, उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। जैसे उसने इतना बोला था, आहान उस टैबलेट को ज़ोर से नीचे की तरफ पटकते हैं और उसके स्क्रीन को फोड़ते हुए कहते हैं, तो मेरी शेजल ने भी दुनिया नहीं देखी अभी, वो भी मासूम बच्चे की तरह है। उसकी उम्र बढ़ गई है लेकिन उसे कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। उसे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे आदमी उसके साथ करने क्या वाले हैं, और उसे अभी तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। उस लड़की के साथ गलत करने के बारे में सोचा कैसे? मेरा सुकून है वो लड़की। नहीं करना चाहिए था ना स्टीफन, नहीं करना चाहिए था तुझे ये। और ये बोल करके वो ज़ोर से उस बंदूक को लेकर के उसके हाथ पर मारते हैं, जिससे उसके हाथ के 2-3 हड्डियाँ टूट जाती हैं। उसका फिंगर जो कि बहुत ही ज़्यादा अब पेन हो रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है, नो नो प्लीज़ नो, आई एम सो सॉरी। आहान जो कहते हैं, सॉरी सॉरी? हाँ, बचपन से उसे बहुत डराया गया है, उसे तकलीफ दी गई है, और मेरे होते हुए भी अगर उसे कोई तकलीफ देता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। वो अपने सारी बॉडीगार्ड्स को बाहर करते हुए कहते हैं, इस पूरे खंडहर को चलाकर राख कर दो। जब जिंदा चलेगा तब समझ में आएगा इसे कि मेरे अंदर क्या आग लगी हुई है। तब जाकर वाकिफ होगा ये आहान खुराना के गुस्से से। सभी लोग जो कि पीछे बॉडीगार्ड्स ये सुनते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और सबकी आंखें एकदम से खुली रह जाती हैं। आहान खुराना जो कहते हैं, राइट नाउ, चला दो इसे। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। स्टीफन जो लगातार आहान खुराना से रिक्वेस्ट करते जा रहा था, मगर आहान खुराना कुछ भी सुनने का नाम नहीं लेते। वो तुरंत ही बाहर की तरफ जाते हैं और इस वक्त उन्हें शेजल को ज़ोर से गले लगाना था। उन्हें पता था कि उनकी शेजल उनके बिना कितना ज़्यादा असहाय महसूस कर रही होगी। आहान जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं, वो तुरंत ही गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। यशवीर इस वक्त पीछे बैठा हुआ था। जैसे यशवीर आहान को आता देखता है, वो तुरंत ही बाहर निकल जाता है। आहान जो कहते हैं, जा करके काम को ठीक से मैनेज करो। यशवीर समझ जाता है कि आहान क्या कहना चाह रहे हैं और वह तुरंत ही बाहर निकल जाता है। वहीं आहान जो कि शेजल को ज़ोर से अपने पास खींचते हैं और उसे अपनी गोद में बैठा लेते हैं। शेजल जो पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आप ठीक है? वो अंदर वो आदमी ठीक है ना? आहान जो कहते हैं, तुम बस दुनिया के बारे में सोचो, मैं ठीक हूँ, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। शेजल जो कहती है, और वो आदमी, उसे मार दिया आपने? आहान जो कहते हैं, नो बेबी गर्ल, मैंने उसे नहीं मारा, वो जिंदा है। शेजल जैसे ये सुनती है, वो खुश होते हुए आहान के चेहरे पर अपने हाथ को रखते हुए कहती है, थैंक यू, मुझे किसी को मारना पसंद नहीं है, आपने मेरे हाथों से खून करवा दिया। आहान अपनी गाड़ी को अब जल्दी में बाहर लेकर के निकल चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शेजल को अंदर के नज़ारे और अंदर की चीखें सुनाई दे। अब कोई भी जलता तो उसकी चीखें तो बाहर तक सुनाई देती ही, जिसकी वजह से आहान की गाड़ी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और वो अब बिजी एरिया में आ चुके थे, जहाँ पर शेजल को थोड़ा रिलैक्स महसूस हो पाए। आहान जो कि अपने विंडोज़ को भी खोल देते हैं और वहीं अपनी गाड़ी के रूफ टॉप को भी हटा देते हैं, जिससे अब पूरी खुली हवा शेजल के चेहरे पर आ रही थी। आहान ने शेजल को अपने गोद में बिठा रखा था ताकि शेजल को आहान से चिपक कर बैठने का मौका मिल पाए। शेजल लगातार अपने सीने को आहान की बाहों में छुपाई जा रही थी और लगातार उसे वो मंजर नजर आ रहा था जब आहान तृप्ति को काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। आहान जो अपने एक हाथ से शेजल के चेहरे को अपनी तरफ करते हैं और धीरे से उसके बाल को सहलाते हुए कहते हैं, कुछ खाओगी तुम? शेजल जो कहती है, मुझे भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। आहान जो से कहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। और वो अपनी गाड़ी को फिर से एक सुनसान जगह पर रोक देते हैं। शेजल फिर से वहाँ के आसपास के नज़ारे को देखकर कहती है, हम यहाँ क्यों? कि तभी शेजल की नज़र पड़ती है एक दूर पे आ रही छोटी सी लाइट पर। आहान जो कि उसको गाड़ी से उतारते हैं और अपने गोद में उठा करके उसे धीरे धीरे वहीं की तरफ ले जा रहे थे, जहाँ पर काफ़ी दूर से थोड़ी बहुत घंटी की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। शेजल जो कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आहान जो से कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम जहाँ भी जा रही हो उसे देख करके। शेजल जो अब आहान पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो आहान की बाहों में चिपक करके उस जगह को देखना चाह रही थी कि आहान उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। धीरे धीरे वो जगह अब आहान और शेजल दोनों की आंखों में क्लियर होने लगी थी। शेजल जो कि पास के नज़ारे को देख करके धीरे धीरे अपने चेहरे पर सुकून लाने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि आहान उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं।
ये एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर था जो कि तालाब के किनारे पर था। आहान जैसे उस मंदिर के अंदर कदम रखते उससे पहले ही वो अपने शूज़ को निकालते हैं और शेजल को भी खड़ा करते हुए उसके भी फुटवेयर को निकाल देते हैं। शेजल जो धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर खुद पैदल चलना चाहती हूँ, प्लीज़। आहान उसे कहते हैं, एज यू विश। वहीं वो दोनों लोग अब नंगे पांव सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और मंदिर के ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर कृष्ण जी की बहुत खूबसूरत सी मूर्ति रखी हुई थी। उनके ठीक बगल में राधा रानी भी थी। शेजल जो कि तुरंत ही अपने हाथ को जोड़ते हुए कान्हा जी के ठीक सामने आकर के अपने माथे को टेक लेती है। इस पर वो इस वक्त आकर के कान्हा जी के चरणों में अपने सिर को टिकाते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आज बहुत बड़ा गलत काम किया है, मुझे पता है आप इसके लिए मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वहीं आहान जो कि पीछे से प्रे करते हुए कहते हैं, जो भी किया मैंने किया है, मैं सिर्फ इसे मजबूत बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया को फेस करना सीखे, सफ़र करना नहीं, दुनिया से लड़ना सीखे, दुनिया की सहना नहीं। और इस गलती के लिए आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिएगा। ये मासूम है, इसने कुछ नहीं किया है। और ये बोल करके वो अपने चेहरे को कान्हा जी के सामने झुका लेते हैं। वहीं आहान जो कि अंदर आते हुए शेजल से कहते हैं, चलें। शेजल जो कहती है, नहीं, ये मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ना, ये मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मैंने एक लड़की को मार दिया है। आहान जो उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने एक गुनहगार को मारा है, तुम्हें पता है ये। और फिर वो कान्हा जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये अपने भक्तों से, अपने योद्धाओं से यही कहते हैं कि जो गुनहगार है उसे सज़ा देना हमारा कर्तव्य है। अगर गुनाहों को देकर उसे इग्नोर कर दिया जाए तो वो भी उस गुनाह का भागीदारी बन जाता है। और वो शेजल के गाल पर धीरे से अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, तुमने एक गुनहगार को ख़त्म किया है और इन्होंने तो गीता का ज्ञान दिया है जिसमें यह साफ साफ लिखा है, जिसमें साफ साफ इन्होंने बताया है कि जो धर्म करता है उसे मारना गलत काम नहीं होता। और तुमने कोई गलत काम नहीं किया शेजल। शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, क्या सच में मैंने कोई गलती नहीं की है। आहान जो कहते हैं, तुमने सिर्फ खुद को बचाया, साथ साथ बाकी भी जिंदगियों को जिसे वो अपने हाथों से बर्बाद करती। शेजल जो कहती है, मतलब ये मुझसे नाराज़ नहीं है ना। आहान जो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। शेजल जहान की तरफ देखते हुए कहती है, पर मुझे बुरा लग रहा है, वो उसको दर्द में देख करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आहान जैसे कहते हैं, कम ऑन, उसके बारे में सोचना बंद करो। और फिर वो राधा रानी और कान्हा जी के सामने अपने हाथ को दोबारा से जोड़ते हैं और शेजल की तरफ देखते हुए कहते हैं, इसे बहुत सारी खुशियाँ दे रहा है भगवान, इसने वैसे भी बहुत कुछ सफ़र किया है और मैं चाहता हूँ कि इसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ मैं दे पाऊँ। मैं इसे पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ, इसे आपकी दी हुई दुनिया दिखाना चाहता हूँ कि आपकी दुनिया कितनी खूबसूरत है, इसे बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ। और ये बोल करके वो भगवान के सामने हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर शेजल की तरफ देखने लगते हैं, जैसे वो इस वक्त सारे आशीर्वाद शेजल के नाम ही करना चाह रहे हों। और उनकी सारी प्रेयर्स में सिर्फ और सिर्फ शेजल का ही जिक्र था। आइए जानते हैं अब आगे क्या होने वाला है और किस तरह से शेजल और आहान की ज़िंदगी आगे की तरफ मोड़ लेगी। आइए जानते हैं, क्या सब कुछ इन दोनों के बीच ठीक हो जाएगा? क्या शेजल बाकी लोगों की तरह नॉर्मल महसूस करना शुरू कर देगी या फिर वो इस गलती के लिए खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगी? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल्टी डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सोमा के साथ।